तो एक मिनट भाई। हाँ कोई तो चलिए शुरू करते हैं। वहां से हटो। तो ठोको 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 अभी ठोको। तो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ है मेरे सभी फ्रेंड्स। तो आज की इस टॉक में हम बात करेंगे, जैसे कि आपके कमेंट्स आ रहे थे कि हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, हमारा आईटी बैकग्राउंड है। तो जैसे आपको पिछली वीडियो में पता ही है, मैंने बताया था मेरा और प्रशांत भाई का सेम कोर्स है, और जो मेरे ये दोस्त हैं दोनों, इनका भी अलग अलग कोर्स है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है कनाडा में, कि इनका कौन सा कोर्स है, क्या डिफिकल्टीज आई और ये कब कनाडा में आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है मेरा भाई प्रशांत। पिछली वीडियो आप लोग देख ही चुके हैं जहाँ हमने थोड़ी वार्तालाप की थी। हमारे साथ दो साथी और जुड़ गए हैं, जसपाल भाई और सिद्धांत भाई। तो स्वागत आप लोगों का राहुल टॉक्स पे। तो आज की इस बातचीत में हम देखेंगे कि कैसा सभी का सफर रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जसपाल पाजी से बात करते हैं कि ये कहाँ से, इंडिया से, और ये कब कनाडा में आए थे और इनका कौन सा कोर्स है। पहले तो सबको सत श्री अकाल भाई। देखो, मैं आया था लास्ट ईयर अगस्त में। मेरा पहला कोर्स स्टार्ट हो गया था इंडिया में ही। मेरा पहला कोर्स था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो कि मेरे पुराने एक्सपीरियंस से रिलेट करता था। मेरा बैकग्राउंड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, बट मुझे ओवरऑल जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होते हैं सब मुझे उसका आइडिया था, इसलिए मैंने सप्लाई चेन चूज किया पहली प्रायोरिटी। तो वो आपका 1 साल का कोर्स था। हाँ जी, वो 1 साल का कोर्स था, बट मैंने सोचा था कि सेकंड कोर्स भी करूंगा यहाँ। ओके, तो आपके पास एक्सपीरियंस था। हाँ जी, मेरे पास लगभग 4-4.5 साल का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग का। पढ़ाई भी मेरी क्या है, मैकेनिकल से रिलेटेड, तो इसलिए मैंने सप्लाई चेन चूज की। तो इंडिया से आप कहाँ से हो। मैं बेसिकली भोपाल में ही पढ़ा, मतलब पूरी पढ़ाई मेरी भोपाल में हुई है। ओके मेरी पैदाइश कहीं और की झांसी की है। ओके, मतलब मैं बहुत जगह घूमा हूँ ठीक है। बचपन से लेके, क्योंकि हमारे फादर साहब जो है रेलवे में, तो ट्रांसफर से। आपने इंडिया से ग्रेजुएशन की है। हाँ, बड़ी मुश्किल से की है, मगर मैंने मैकेनिकल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी अपनी। ओके, और क्या बात है, रिस्पेक्ट है आपके लिए। मैकेनिकल मैंने जब कंप्लीट किया उसके बाद, जैसे कि इंडिया में सब धक्के खाते मैं भी खाए, ले दे के एक जॉब मैंने की नोएडा में। टोटल 4.5 साल 5 साल मुझे लग गए इसमें। फिर बत्ती जली तो फिर मैं कनाडा। तो आप कनाडा में 1 साल का कोर्स लेके आए थे सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। हाँ जी, तो वो आपका कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल। तो वो आपका जो कोर्स था, तो आपका जो कॉलेज है वो कॉर्नरस्टोन ही था, फर्स्ट वाला भी। हाँ जी, मेरा कॉर्नरस्टोन का ही था। यूनिवर्सिटी में तो वही रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, ओके, तो वहाँ तो जा नहीं सकते थे। कॉर्नरस्टोन में कौन सा कैंपस था आपका फर्स्ट कोर्स जो था। मेरा जब मैंने स्टार्ट की थी पढ़ाई, तब मेरा तो डून कैंपस था, बट जब ऑफलाइन हुआ तो एक्चुअली मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। तो उस कारण फिर मैंने डेफर कराया, तो मुझे कैंपस ब्रेंटफर्ड का उसके मिला। बाद फिर आपका कौन सा कोर्स है अब। मेरा अभी बिजनेस एनालिटिक्स। तो अभी आप ब्रैंडफोर्ड में ही आपका जो कोर्स कॉर्नरस्टोन का। नहीं, ये ब्रेंटफर्ड कैंपस में ये कोर्स है ही नहीं। Okay. ये एक्चुअली डून कैंपस में है, मगर ये ऑनलाइन था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, इसलिए मैंने अभी चेंज नहीं किया है। मैं अब अगला सेमेस्टर जो मेरा स्टार्ट हो रहा है वो सितंबर से, इसलिए मैं अब मूव करूँगा किचन। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे अभी पहला आपका जो कोर्स था वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट था, तो वो कोर्स का थोड़ा ओवरऑल बता दो कि वो डिफिकल्ट था, कैसा था, क्या उसके रहेगी। देखिए, सिस्टम जो है यहाँ का पढ़ाई का वो इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप टाइम देंगे तो आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे केस में ऐसा था कि सप्लाई चेन से रिलेटेड मेरे को आइडिया पहले से था। आपने वहाँ पे काम कर रखा था। मैंने काम कर रखा था, कैसे भाई लॉजिस्टिक्स कैसे काम करता है, प्रोक्योरमेंट होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं सप्लाई चेन के। बेसिकली एंड टू एंड कैसे आपका जो बिजनेस रन होता है उसके ऊपर होता है, कैसे सप्लाई आ रही है। तो जो आपका करंटली जो कोर्स है, तो वो आपका कैसे डिफिकल्ट है या मॉडरेट है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। बिजनेस एनालिटिक्स में क्या है कि आईटी से रिलेटेड फील्ड है, तो इसमें थोड़ा पाइथन पढ़ाते हैं, थोड़ा एसक्यूएल पढ़ाते हैं, जो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा। बट अगर आप पढ़ोगे तो सफिशिएंट टाइम होता है कि आप पढ़ सकते हैं, और क्लासेस भी इनकी आप रेगुलर अटेंड करो। ईजी है, ऐसा नहीं है डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बट ये है कि अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये सोचो कि काम ही कर लूँ, पढ़ाई नहीं करूँ, तो फिर पढ़ाई कैसे हो। तो जसपाल भाई बहुत ही बड़े एग्जांपल है इस चीज के लिए। मतलब जैसे इंडिया से इनका मैकेनिकल बैकग्राउंड, फिर उन्होंने उसी फील्ड में इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट लिया ताकि एक पूरा चेन सिस्टम बने। ये यहाँ पे आ गए, एनरोल हो गए, वो हो गया। यहाँ आने के बाद इन्होंने लाइन चेंज करनी थी, जैसे आईटी फील्ड में सबको पता बूम पे चल रही है। तो जो लोग वहां से मतलब मजबूरी की वजह से मतलब कोई ऐसा कोर्स ले लिया जिसमें उनका दिल नहीं लग रहा है, 1 साल का कोर्स ले लो। यहाँ आने के बाद फिर आप चेंज करवा हाँ, सकते हो। पूरी फ्रीडम आप लोगों के पास, आप जिस भी
फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ कूद जाओ। और एक लोगों का ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि वो 1 साल का कोर्स ले या 2 साल, उसके ऊपर क्या मतलब कि सजेशन? देखो वो उस पे ना 2-3 कंस्टेंट्स है। पहला कंस्टेंट आप फाइल किस टाइम पे लगा रहे हो। अगर मैं मेरा एग्जांपल लूँ, मैंने एकदम मई के एंड में लगाई थी 2022 में। मेरे पास गिने चुने ऑप्शन थे। ब्रेंटफोर्ड कोनेस्टो यहाँ मेरा सबसे पहले ऑफर आया, मैंने यहाँ कुछ कर दिया एकदम तुरंत बिना सोचे समझे। हम्बर का तब आया, तब मैं इसकी फीस सब कुछ भर चुका था, वो 1 साल का था। अगर वो पहले आ जाता तो मैं उसमें जाता। कई बार क्या है कि लोगों को कोर्स ही नहीं मिलता, तो 1 साल का सिंपल इजी कोर्स लें और दूसरे में जहाँ मूव होना है वहाँ मूव हो जाए। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने दूसरे भाई की तरफ, जो है सिद्धांत। तो सिद्धांत जी से बात करेंगे। तो बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, तो इनसे बात करते हैं कि इनका कौन सा कोर्स है और कब आए थे और इंडिया से कहाँ से। तो सिद्धांत भाई कैसे हो आप? हेलो फ्रेंड्स। तो भाई आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप कब कनाडा में लैंड हुए? वेल मैं कनाडा अभी 3 महीने पहले ही अप्रैल में आया था एंड उसके बाद वहाँ की जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मेरा जो कोर्स मैंने यहाँ पे ऑप्ट किया है वो है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो बिकॉज मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से ही हूँ एंड जो मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन हुई है वो भी फाइनेंस बैकग्राउंड से ही है। बाद आपको इंडिया में भी एक्सपीरियंस था कि आपने इंडिया में भी काम कर रखा है फाइनेंस में? बिल्कुल, जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मैंने 2011 में कंप्लीट कर ली थी एंड उसके बाद आई हैव बीन वर्किंग विद दिस मल्टीनेशनल फॉर लाइक लास्ट 10 ईयर्स। उसके बाद कनाडा आने का पर्पस था क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, इसीलिए एक एजुकेशन राउट लिया मैंने, तो उसके थ्रू अभी यहाँ है। तो आपका जो कोर्स है वो 1 साल का है? हाँ जी, 1 साल। इसके बाद कोई नेक्स्ट कोर्स लेने का सोच रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक तो प्लान नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे आके जितना मालूम पड़ा है कि 1 साल के बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, वो सफिशिएंट नहीं पड़ता है काफ़ी सिनेरियोज में। और क्योंकि 2 साल के बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा, वही एक अभी कंफ्यूजन चल रही है। मैं डिसाइड कर लूँगा कि मुझे आगे एक और कोर्स एनरोल करना है या फिर इसी कोर्स के बाद 1 साल का वर्क परमिट लेके जॉब स्टार्ट करनी है। जैसे कई लोगों के कमेंट भी आए थे कि वो ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में आ रहे हैं, भाई से पूछते हैं कि कोर्स कैसा है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है? What brings you to Canada? और इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा। जैसे कि जसपाल भाई ने पहले बताया कि कोर्स की डिफ़िकल्टी लेवल तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम कितना सीरियस होकर पढ़ाई करते हो, कितना टाइम निकालते हो अपने पार्ट टाइम के साथ। तो डिफ़िकल्टी वाइज इतना डिफ़िकल्ट कोर्स नहीं है। अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से या मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो आपको इतनी परेशानी नहीं आने वाली है। इट्स जस्ट कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, कितना जो भी आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं या जो भी क्लास में लेक्चर्स हो रहे हैं, आप सेम डे आके अगर उसे 1 घंटा रिवाइज भी कर रहे हैं तो आई गेस वो काफ़ी होगा आपके लिए, तो आपको परेशानी नहीं आएंगी। तो भाई से एक सवाल और भी पूछना है कि इंडिया से भाई कहाँ से हैं? तो भाई आप कहाँ से हो इंडिया में? मैं नोएडा से हूँ। आप एक क्वेश्चन और भी है कि आपके कोर्स में ड्रॉप है या नहीं है? 1 साल के कोर्स में जनरली सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता है। जब आप 2 साल के लिए एनरोल करते हैं तब आपको ऑप्शन मिला जाता है कि आपको अपना 1 साल का कोर्स खत्म करने के बाद वो ब्रेक चाहिए या नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 साल का कोर्स खत्म करने के बाद इमीडिएटली दूसरे कोर्स के लिए एनरोल कर लेते हैं और कुछ लोग वो ब्रेक लेके थोड़े टाइम बाद फिर कोर्स के लिए एनरोल करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैंने तो लिया है ब्रेक, तो Okay. मैं ज़्यादा अच्छे से बताता हूँ। हाँ, इनके एग्जांपल लेते हैं कि भाई ने 2 कोर्स किए हैं डिफरेंट 1-1 साल के, तो इनसे पता लग जाएगा कि ब्रेक का क्या सिनेरियो रहता है। देखो अगर आपको अपनी पढ़ाई 16 महीने में कंप्लीट करनी है तब तो आप 16 में कर लो और फीस है तो हो जाएगी। अगर फीस नहीं है तो आप 1 साल की पढ़ाई के बाद आप 4 महीने का ब्रेक ले सकते हैं। IRCC और कनाडा के अपनी गवर्नमेंट के उस पर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उस पर साफ लिखा है कि आपकी 2 पढ़ाई मतलब 2 कोर्सेज के बीच में जो है 150 डेज से ज़्यादा गैप नहीं दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव थिंग दैट यू हैव टू नो कि जैसे जसपाल भाई ने बताया कि 150 डेज़ का गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो ये भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारी जो स्टडी है वो है 2 इयर्स की, बट हमारी 2 इयर्स में भी कोई ऑफिशियल ब्रेक नहीं है, बट ये कॉन्टिन्यूस है। मैं और प्रशांत भाई सेम कोर्स में, तो हमारे कोर्स में बिल्कुल ब्रेक नहीं है। भी जैसे आप सभी देख ही रहे हैं कि मतलब कोर्स की तो हमने थोड़ी बातचीत कर ली है, तो बट अब सभी को आइडिया नहीं कि मतलब यहाँ का फ्रेमवर्क कैसा है, मतलब एजुकेशन का फ्रेमवर्क क्या है, क्लासेस कैसे होंगे और वो सारी चीज। पहली बात तो है टाइम टेबल की। टाइम टेबल चूज करने का मुझे मेरे कोर्स में तो ऑप्शन नहीं मिला था, बट जैसे सिद्धांत भाई हैं उनसे पूछते हैं तो आपको ऑप्शन मिला था टाइम टेबल चूज करने का? बिल्कुल, अगर आप टाइमली अपना जो पोर्टल है आप उसको चेक करते हैं तो आपको वहाँ पता चल सकता है कि टाइम टेबल चेंज करने का ऑप्शन बिल्कुल होता है हमारे पास। जैसे कि जब मैं यहाँ पे लैंड किया था मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स थे और तो उन्होंने मुझे बताया ये एक फीचर है जो हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए अकॉर्डिंग हम सारे अपना टाइम टेबल अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन थी और वो मुझे पता नहीं था, तो टाइम टेबल चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसी भी कोई चीज़ है और उसके हिसाब से टाइम टेबल मैंने अपना चेंज किया और सारी क्लासेस ऑफलाइन करवाई। तो ये कैसा प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, कैसे आप ऑनलाइन ही सब कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल पे ही सारी बिल्कुल चीजें बिल्कुल, वहाँ पे सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पोर्टल में जाइए, लॉग इन करिए, वहाँ पे सारे फील्ड्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो आपको आराम से चेंज करने में हेल्प करें। अभी जसपाल भाई से पूछते हैं क्योंकि अब सबसे सीनियर तो यही है, अरे। तो जितना एक्सपीरियंस आपको उतना हमें तो है नहीं है, तो हम भी सीख ही रहे हैं आपकी तरह। तो एक जो सेमेस्टर होता है उसमें मतलब
ब्रेक सिस्टम कैसे होता है, कितना लंबा होता है, कैसे क्या कुछ चलता है? तो एक सेमेस्टर लगभग 14 to 15 वीक्स का है, जिसमें आप जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे। अब मैं स्ट्रक्चर ही बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ। कि परसेंटेज जो है हमारे, वो ऐसा नहीं है कि आपने फाइनल एग्ज़ाम देना है तो वो 100 मार्क्स का है, अभी उसमें से आएंगे। हमारे सारे परसेंटेज इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, छोटे छोटे टेस्ट लेके, छोटे छोटे असाइनमेंट। और इसमें इन्होंने ऐसा किया है कि इन्होंने रखा है मिड टर्म और एक फाइनल टर्म। ओके। ये जो है मैक्सिमम मार्क्स इसमें होता, आप इसमें ही आप कवर, मिड टर्म में ही अगर आप कवर कर लेंगे सारा तो इतना लोड नहीं आता फाइनल पे। तो वो थोड़ा सा इंडिया जैसे है, जैसे कच्चे पेपर पक्के पेपर। पक्के पेपर। तो इनिशियली क्या है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान देंगे, तो एंड में आपका ये नहीं कि आप किसी चीज़ में रह जाएंगे। तो स्टार्टिंग से थोड़ा ध्यान दो, मिड टर्म से पहले अपने मैक्सिमम नंबर आप गेन कर लो तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें देखिए क्या है, पासिंग मार्क्स डिफाइंड है। किसी टेक्निकल कोर्स है तो उसमें 55 है, मैनेजमेंट कोर्स है तो उसमें 60 है। आपके वाले में कितना? मेरा पिछले कोर्स में 60 था, इस Okay. वाले में 55 है। और आपके वाले में? मेरे में 60। हमारे में 55 है लकीली। लकीली जैसे सेमेस्टर चलता है, सेमेस्टर अब खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होने में कितना गैप लगता है और उसके बाद कैसे क्या कुछ चलता है सिनेरियो? जो मैंने फेस किया उसमें तो 15 डेज का गैप था। ओके। किसी में मैंने सुना है अपने फ्रेंड से कि वो 1 वीक के बाद स्टार्ट कर देते हैं, नेक्स्ट मंडे जो भी आता है उसमें भी स्टार्ट हो कोर्स जाता टू है। कोर्स थोड़ा सा वेरी करता है। हाँ जी, थोड़ा वेरी कर जाता है। मोस्टली 15 डेज का गैप है ही। जैसे बताया कि मिड टर्म होते हैं, तो हमारे मिड टर्म के बाद 1 वीक का हमें गैप मिलता है, जिसमें छुट्टी मिलती है, जिसे सक्सेस वीक बोलते हैं, स्टूडेंट सक्सेस वीक। ओके। तो बेसिकली आपने जो भी ग्रोथ आपने की, आपने जो पढ़ाई की, उसके बाद एक रेस्ट दे दिया है, जो कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि पढ़ाई इतनी नहीं करी हमने। यहाँ But- का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, वेल डिफाइंड है हर एक चीज़। मतलब कि आपको पहले से पता होता है कि कितनी असाइनमेंट्स है एक सब्जेक्ट में, कितने ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से वीक में क्या पढ़ाएंगे, स्टूडेंट सक्सेस वीक कब है, मिड टर्म कब होगा और फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे। तो एक तरह से पूरा इंस्ट्रक्शन प्लान होता है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, जिसको आप पढ़ के पता कर सकते हैं कि तो आपको पता रहेगा कि आपके कौन से वीक में क्या कुछ चल रहा है। तो एक जनरल क्वेश्चन ये भी होता है कि कई लोग अपनी जो स्टडी वो कंप्लीट करके इंडिया में तो काम करने लग जाते हैं अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, बट बाद में कईयों का होता है कि हम कनाडा जाएं, उस केस में क्या चीज़ रहती है। तो वो चीज़ की थोड़ी बात कर लेते हैं कि जो स्टडी में गैप होता है कि उसके बाद भी हम कनाडा आके पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा डर जो इस सिनेरियो में होता है, जैसे कि मेरे केस में ले लो कि जैसे कि मेरी ग्रेजुएशन काफ़ी समय पहले कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद मेरे पास काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस भी है। तो एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या चैलेंज जो मैंने फेस किया वो मुझे ये था कि वहाँ जाके पढ़ाई दोबारा होगी या नहीं, वहाँ जाके कैसे दोबारा सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, उसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, वो समझ आएगा या नहीं आएगा। तो ये एक कंसर्न और चैलेंज था जो मेरे को इंडिया में बैठे बैठे काफ़ी स्ट्रेस देता था कि पढ़ाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बट जैसे कि जसपाल भाई ने बताया कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया से काफ़ी अलग है। जैसे इंडिया में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं जिसमें आपको हाफ ईयरली या फाइनल या मिड टर्म या फाइनल होता है और उसी में सारा क्लियर करना होता है। यहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपकी जो पास होने की वेटेज है वो डिवाइड करी गई है। जैसे कि कुछ क्विजेज होते हैं उनके नंबर होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगे, केस स्टडीज़ होंगी और आपके मिड टर्म और फाइनल होंगे। अगर आप सब में मिनिमम भी अटेन कर लेते हो तो जो भी पासिंग क्राइटेरिया है वो आप मीट कर लेते हो। सिद्धांत भाई अभी तक कैसा चल रहा है, कोर्स कैसा चल रहा है? तो अभी तो सही बताऊं तो जो जितना भी मेरा डर था कि पढ़ाई हो पाएगी या नहीं पाएगी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम जैसे आए, यहाँ का स्ट्रक्चर समझा तो उस हिसाब से ऐसी कोई भी डिफिकल्टी अभी तक फेस नहीं की है। जो भी क्विजेज हैं टाइमली अटेंड कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। जितना भी कोर्स मटेरियल डेली पढ़ाया जाता है उसको हम आके एक बार रिव्यू कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट दिन पे काफ़ी होता है। अब वो बात, अगर आप असाइनमेंट सबमिट करनी है, असाइनमेंट सबमिट ही नहीं कर रहे हो, असाइनमेंट की काफ़ी वेटेज होती है। अगर असाइनमेंट आप टाइम टू टाइम करोगे तो आपका नंबर बढ़िया बन जाएंगे। नहीं तो एक चीज़ और भी है यहाँ पे, अगर आपकी असाइनमेंट डिले होती है जैसे एक दिन, तो उसमें क्या है, हमारे जो कोर्स में ये क्राइटेरिया है कि एक दिन अगर लेट होती है असाइनमेंट तो 10% डिडक्ट हो जाता है। तो वो भी डिपेंड करता है ना कोर्स पे। कोर्स टू कोर्स, मेरे कोर्स पे भी डिपेंड करता है। आपके कोर्स में ये चीज़ है? नहीं, मेरे कोर्स में ये सब नहीं था। मेरा तो इनफैक्ट एक कोर्स में तो 15 मार्क्स का असाइनमेंट इसीलिए छूटा था कि 1 मिनट लेट हो गया था। 1 मिनट आपको 15 नंबर की मार दे सकती है। तो बी ऑन टाइम। सो बी ऑन टाइम, डिसिप्लिन में मतलब असाइनमेंट सबमिट। सब कुछ मैनेज करोगे अच्छे से, टाइम टेबल बना के चलोगे तो सब कुछ सही रहेगा। ये नहीं कि डिफिकल्ट। और एक चीज़ और भी है कि अगर आप फ्रेंड्स वगैरह बनाएं यहाँ पे तो फ्रेंड्स की हेल्प लेके उनकी काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आती हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं राहुल साथ में ही, तू और मैं मतलब एक ग्रेट एग्जांपल है। हाँ। मतलब मिल बांट के असाइनमेंट हमने कर लिए हैं। हम मिल बांट के असाइनमेंट करते हैं, बट ये नहीं है कि अगर उन्होंने बनाई तो मैंने सीधा वो अपलोड कर दी। ये नहीं है कि वो तो हेल्प लेते हैं कि जहाँ पे चीज़ नहीं समझ आती। तो इस पे एक पॉइंट और है कि
इंडिया में बैठे हुए लोगों को नहीं पता होता, मोस्टली को नहीं पता होता प्लेगरिज्म क्या बला है हाँ। प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म के बारे में आप थोड़ा बता दो, क्या सिस्टम यहाँ पे वर्क करता है? तो प्लेगरिज्म वो चीज है, मतलब इससे अगर ये पड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। उस असाइनमेंट में नंबर भी गए आपके, ये आपकी लग गई तो डिपेंड करता है कोर्स पे, 3 अलाउड हैं या 2 अलाउड हैं। जैसे अब कंप्यूटर साइंस में मेरे और राहुल के कोर्स में 3 अलाउड हैं। अगर 3 प्लेगरिज्म पड़ गई एकेडमिक इंटीग्रिटी, तो वो आपके फाइल में चढ़ जाएगी कि ये बंदा चीटर है। तो इस तो चीज से बचना है हमको, इस चीज से बचना है हमें। अब मैं बताता हूँ ब्रीफ में प्लेगरिज्म होता है क्या है। अब जैसे मेरी असाइनमेंट है और राहुल की असाइनमेंट है, मैंने इसको दी या इसने मुझे दी, मान लो एक असाइनमेंट है, दोनों ने सेम चिपका दी, सेम अपलोड कर दी हमने। अब यहाँ पे कोनेस्टोगा कॉलेज में ऐसे इनबिल्ट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, वो तुरंत बता देगा कि भाई तुम इन 2 बंदों की असाइनमेंट से एकदम डिट्टो मैच कर रही है 100%। एक केस तो ये हो गया है। एक केस क्या हो गया कि आपने कहीं नेट से उठा ली, तो यूं भी बता देगा कि फलानी वेबसाइट से इतना पार्ट उठाया है। एक चीज ये होगी। एक ये होगा कि कई बार लोग स्मार्ट बन जाते हैं कि थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से, थोड़ा यहाँ से कर लो, बट एकदम यूं का यूं मत चिपकाओ। उसमें अपना नमक मिर्च मसाला भी डाल के उसको तैयार करो। एज इट इज मत करो, आइडिया लेके स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, वेरिएबल्स या जो भी आपको लगता है चेंज करना है या कुछ भी आपको समझ आता है वो करके, ये नहीं कि एज इट इज उसने मेरे दोस्त ने दी तो मैंने अपलोड कर, तो वो भी जाएगा और आप भी जाओगे, दोनों जाएंगे। ये नहीं है कि बच जाएगा कोई, जिसने जो उनसे प्रोफेसर ने जिसको मेल भेज दी कि हाँ भाई तेरा ये सिस्टम है, तो वो फंसेगा। तो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो ऐसा था कि इंडिया में मेरे साथ जब पढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस थी हमारी, तो उसका ये हुआ था कि उसके वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्ट हुआ है फाइनल एग्जाम से 5 दिन पहले। वो ऐसा कंफ्यूज हो गया कि मैं एग्जाम दूं या नहीं दूं, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, मतलब आपको अब 4-5 महीने और लगने वीज़ा आने में। तो फिर मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो कोनेस्टोगा की पढ़ाई कर रहा था, हाँ जी, बट उसका वीजा रिजेक्ट हो गया था। जी, ओके। अब वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसने अब क्या है, इंडिया में बैठ के उसने मेल किया, भाई सिचुएशन अपनी बताई, तो वो रिवर्ट आने में बहुत टाइम लग रहा था। लगभग 1 वीक लग गया जब हमारा फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गया। हमारा एक ही दिन में 2 एग्जाम थे। अब उसने एक एग्जाम की तैयारी तो चलो कर ली, दूसरे की ये सोच के नहीं की कि यार मेल आ जाए और अगर वो कहेंगे तो कि भाई नहीं पढ़ना है या कंटिन्यू जो है वो अगले साल करना है, तो इस कंफ्यूजन में उसने वो नहीं किया। अब हुआ ये कि उसी दिन उसका वीडियो कॉलिंग वाला सेशन था कॉलेज से, तो इवनिंग में जब सेशन हुआ तब उसे मालूम पड़ा कि अब मुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, चाहे रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तभी जो है क्रेडिट ट्रांसफर होंगे, तभी वो कंप्लीट कहलाएगी और पूरा सेमेस्टर जो है, नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो पोस्टपोन होगा आगे वीजा के लास्ट मोमेंट पे। फिर क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट था, तो लास्ट मोमेंट पे कैसे करता, फिर उसने एक दोस्त से हेल्प ली। उसके दोस्त ने उसको बोला कि भाई मेरी फाइल ले ले, बट इसमें से तू समझ ले कैसे करनी है, आप समझ लो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, अपनी लैंग्वेज लिखो, एज इट इज मत। उसने कोशिश की, बट उसने अपलोड की आधी, उसने अपने आप की आधी उसने ऐसी अपलोड कर दी। ओके। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि हमारा क्या होता है, जैसे बताया भाई ने कि प्लेजरिज्म वाला जो सीन है, अब इसमें ऐसा है कि यहाँ की पढ़ाई जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। जो हमारे आसपास सिचुएशन हो रही है, अब कोई भी वर्ल्ड वाइड कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, पेंडेमिक हो गया या जैसे सुएज कैनाल वाला सीन हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, उसी को लेके फिर टॉपिक को पढ़ा। तो इसमें ऐसा नहीं है आप कहीं से आप कोई दूसरे सोर्स से नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल उन्होंने कहा है रिसर्च करो, ये करो, मगर ये है कि रिसर्च करके अगर आप उसको आप कोट भी कर रहे हो कि भाई किसी ने ऐसा कहा है, तो आपको बताना है उसमें लिख के कि ये रेफरेंस हमने यहाँ से लिया है, वो साइटेशन देनी है। हाँ, साइटेशन देना इम्पोर्टेंट है। ओके। और अगर आप नॉर्मल एक आइडिया ले रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा होता है, किसी कंपनी का प्रोसेस मान लो आप डिफाइन कर रहे हैं, कुछ भी डिफाइन कर रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। सेम एज इट इज नहीं लिखो, आप जो अंडरस्टैंड कर रहे हो उस चीज़ से वो आप लिखो। डिफरेंट होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, किसी से मैच नहीं होना चाहिए। आप रेफरेंस ले सकते हैं कि कैसे होंगी चीज़ें, बट करनी आपको खुद से ही है। खुद से ही है। और तो, उसमें जैसे टर्निटिन बताया, अब इसमें ऐसा होता है कि आप कितने परसेंटेज जो है वो आप टर्निटिन बोलते हैं उसको, हम कितना परसेंटेज जो है किसी से कॉपी कर सकते हैं, वो भी है। क्योंकि कॉपी करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्टडी जो हो रही है उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि रिसर्च करनी पड़ती है। बहुत सारी जगह में सप्लाई चेन था, कैसे जो है प्रोक्योर करती है चीज़ें, आउटसोर्सिंग होती है, ऐसे उसमें टॉपिक्स हैं जो हमें रेफरेंस लेना ही पड़ता है, किसी न किसी कंपेयर करना पड़ता है। मान लो आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन को आप कंपेयर कर रहे हो, तो आप ऑब्वियसली डेटा वहाँ से लोगे ही लोगे, मन से नहीं लिख सकते। इसमें ऐसा है कि आप कितना परसेंटेज जो है एज इट इज छाप सकते हैं। इसमें छापने से ये है कि आप तो बताओ कितना छापा है, और क्या है उसका परसेंटेज जो है 30 से ऊपर नहीं जाना है। 30% आप अपना जितना भी मटेरियल है आप
कहीं से आप रेफरेंस ले सकते हैं, एज इट इज लिख सकते हैं, और अगर 30% से ऊपर जाता है तो फिर ये कहलाएगा कि आपने अपना कुछ नहीं किया है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया है, चीटिंग की है। चीटिंग की है बेसिकली। तो इस चीज़ से बचना है दोस्तों, ठीक है। किसी का कॉपी नहीं करना, डायरेक्टली दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। कैसे अपना मसाला, मिर्च मसाला डाल के एक न्यू फाइल तैयार कर देनी है जो अपलोड कर। तो जैसा हमारा जो कोर्स है वो वेब डेवलपमेंट है, वो कोडिंग से रिलेटेड है, तो सिद्धांत भाई से पूछते हैं कि इनका मैनेजमेंट कोर्स है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो कैसे फेस कर सकते हैं। सिद्धांत भाई, इसमें आपका कोई एड ऑन है? जैसे जसपाल भाई ने प्लेगरिज्म और टर्निटी के बारे में बहुत ब्रीफ में ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया, तो इस पे आपका कोई एड ऑन पॉइंट है तो वो भी बताइए। जैसे जितने भी मैनेजमेंट कोर्सेज हैं वहाँ पे, जैसे मेरा पर्सनली ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है, तो हमारी जो भी प्रोजेक्ट या असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन होती है, तो उससे पहले हमें जो भी सबमिट करना होता है, हम उसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी हमारी प्लैगरिज्म आई है। लेट सपोज अगर मैंने आज कोई असाइनमेंट सबमिट किया और उसमें जो प्लैगरिज्म है वो 30 या 20% के आसपास आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा मानी जाती है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप वही असाइनमेंट दोबारा से उस पर रीवर्क करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी डेडलाइन नहीं आई है तो उसी असाइनमेंट को आप 2 या 3 बार सबमिट कर देंगे, ताकि आपकी प्लैगरिज्म पता लग जाए कितनी कम है या ज़्यादा है। जैसे ही आपको लगे 15% से कम है तो आप उसको सबमिट कर दें। ये वाला केस है सिद्धांत भाई के लिए, जो इनका कोर्स है ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। अब हमारा कोर्स है वेब डेवलपमेंट, एक बारी में खेलना होता है, हमें कोई टर्निटी का स्कोर नहीं पता चलता, कोई प्लेगरिज्म की परसेंटेज नहीं पता चलती, सीधी मेल आती है, सीधी मेल यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट। अब अपनी 3 पासपोर्ट साइज फोटो लेके पहुंचो। तो जस्ट किडिंग। तो आपने बचना है, जो भी है प्लेगरिज्म नहीं पढ़ने देनी अपने कोई भी सब्जेक्ट में, अपने समझदारी से काम करना है। इंटरनेट पे बहुत सारे टूल्स हैं यार, आप सभी को पता ही है, AI टूल्स है, तो उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो आप। तो वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्टली। वर्क स्मार्ट के अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सभी की जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी मेंशन कर दूंगा, तो आपको किसी को मैसेज करके पूछना हो किसी के कोर्स के रिगार्डिंग भी, जैसे कि आप लोगों के आए थे ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आई नो कि वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मुझे लगता है कि हमने काफी क्वेश्चंस और काफी चीजें ऐसी कवर कर ली होंगी। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली है, तो वीडियो के सजेशन दें। तो अगर कोई और भी चीज़ है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ठोको ठोको ठोको, अभी ठोको। क्या ठोको? कमेंट्स भाई, कमेंट्स। कमेंट ठोको भाई, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। बेल आइकन पे अभी जाके बटन पे